Hey besties, how are you all? I hope you all are doing great at your place. I am Prachi from the channel Literature with Prachi and today we are going to deal with BG Ryan Block 2. तो अब ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास इसलिए अब हम लोग टॉपिक की बात करेंगे ठीक है। तो टॉपिक में क्या क्या है हमारे पास टोटल 5 टॉपिक्स हैं और इन सबको हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हो पोइट्रीज है इसमें, जैसे यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ की ये सब रोमांटिक पोएट्स हैं, याद रखना। तो रोमांटिक पोइट्री क्या होती है उसको देखोगे, फिर वर्ड्सवर्थ के बारे में जानोगे, उनकी पोएट्री के बारे में जानोगे, डैफोडिल्स इनकी अनदर पोएम है उसके बारे में देखोगे, फिर इसमें कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं दोनों पोएट्रीज में, ओड क्या होती है, ये सब चीज देखने वाले हैं हम लोग ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज रोमांटिक पोएट्री। तो रोमांटिक पोएट्री एक तरह का पोएट्री है जो कि स्टार्ट हुआ था लेट 1700s में, और इसके की पॉइंट्स देख लो तो इट फोकसेस ऑन फीलिंग्स एंड इमोशंस। हर रोमांटिक पोएट्री जो है वो फीलिंग्स इमोशंस पे फोकस करती है, ना कि फैक्ट्स पे, हर एक रोमांटिक पोएट्री। एंड इट लव्स नेचर, नेचर के बारे में, इमेजिनेशन के बारे में, पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताती है। रोमांटिक पोएट्स जो है वो ऑफन दे सेलिब्रेट ऑर्डिनरी पीपल एंड सिंपल रूरल लाइफ। कुछ फेमस रोमांटिक पोएट्स हैं जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज याद रहेगा आप लोगों को, आपने ज्यादातर ऐसे ही सुना होगा एस.टी. कॉलरिज, तो इनका नेम ही एस.टी. कॉलरिज और फुल नेम है सैमुअल टेलर कॉलरिज। अगर आपको सैमुअल टेलर कॉलरिज याद हो जाते हैं तो आगे की जो पोएट्री है तो इनके इनकी भी पोएट्री पढ़ोगे आप तो आप एक लाइन ऐड कर सकते हो कि द एस.टी. कॉलरिज फुल नेम इज सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो आपका देखो एक लाइन बढ़ गया ना। जॉन किट्स, पर्सी बिशी सेली यानी कि पीवी शेली। तो आप अगर इनका भी नाम ऐसे याद कर पाते हो, मुझे मैं तो याद नहीं कर पाई थी इनका ये नाम। सैमुअल टेलर कॉलरिज तो याद हो गया था बट ये नाम याद नहीं हुआ था, तो पीवी शेली आप लिखना ठीक है। लॉर्ड बैरन द अनदर वन। अब विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोएट में से माने जाते हैं रोमांटिक एज के। और इनके बारे में अगर बात करें तो इनका जो बर्थ है वो हुआ था इंग्लैंड में, इन द लेक डिस्ट्रिक्ट, अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया। और लेक डिस्ट्रिक्ट में हुआ था जो कि बहुत ही सुंदर जगह है ठीक है। तो आप इंग्लैंड याद रख लेना। लेक डिस्ट्रिक्ट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है याद करना, याद कर सकते हो। नेचर हैड अ डीप इन्फ्लुएंस ऑन हिज माइंड एंड फीलिंग्स एंड ही बिलीव, इनका मानना क्या था कि पोइट्री जो है वो सिंपल लैंग्वेज में लिखी जानी चाहिए। बिल्कुल सही मानना था इनका कि जब पोइट्री हार्ड वर्ड्स के साथ होती है ना तो उन्हें लगता था कि वो बहुत अच्छे से लग रहे हैं, हार्ड हार्ड वर्ड्स यूज करेंगे। बट जो कुछ रीडर्स होते हैं उन्हें सिंपल अगर लैंग्वेज हो तो पोइट्री पढ़ने में अलग मजा आता है, जैसे कि मैं हूँ। ही थॉट नेचर वॉज लाइक अ टीचर और गाइड। उनका मानना था कि नेचर जो है वो एक टीचर या गाइड की तरह है। अलॉन्ग विद कॉलरिज इन्होंने लिरिकल बैलेट्स पब्लिश की है which started the romantic movement in England and he became the poet laureate of England in 1843। अब इनकी पोइट्री के बारे में बात करें तो द पोइट्री इज टिंटन एबे। तो ये जो पोइट्री है इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो पोइट्री है इसका फुल नाम है लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एवे on revisiting the banks of the Wee during a tour July 13, 1798। तो इतनी लंबी सी इसकी नाम है, तो टिंटन एबे ही समझ के चलते हैं, क्या देख के चलते हैं, और लिखना भी यही। अगर याद हो गई आपको इतनी लंबी लाइन तो बहुत अच्छी बात है। बैकग्राउंड, टिंटन एबे इज द रूइन ऑफ एन ओल्ड चर्च ऑफ द रिवर वे इन वेल्स एंड वर्ड्सवर्थ जो है वहां विजिट करते हैं जगह पे आफ्टर 5 years। ही वॉज विद हिज सिस्टर, वो अपनी बहन के साथ होते हैं जिसका नाम क्या है, डोरथी वर्ड्सवर्थ। एंड ये जो पोम है इट इज अ पार्ट ऑफ द लिरिकल बैलेट्स कलेक्शन। एंड ये केवल जो जगह के बारे में नहीं है ये पोएट्री, बल्कि ये मेमोरी, टाइम और पावर, जो नेचर का पावर है उसके बारे में है। ही रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ नेचर, ये रिफ्लेक्ट करता है, मतलब करते हैं अपने पोएट्री में कि कैसे जो नेचर है वो किसी के थॉट को और फीलिंग्स को शेप देती है। और हर मतलब समझ लो कि आप अपने विलेज में, आप एक विलेज एरिया से आए हो, अगर नहीं भी आए हो तो समझ लो कोई ऐसी जगह है, एक नेचुरल प्लेस है, या आप गर्मी छुट्टी होते हैं ना जो बचपन में, वहां पे विलेज एरिया में आप गए छुट्टी मनाने और फिर आप वापस आ गए और फिर 5-6 ईयर्स के बाद वापस उस जगह पे गए तो आपको एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आएगी। तो वही उसी फीलिंग की यहाँ पे बात हो रही है। आउटलाइंस ऑफ द पोम, तो अब आउटलाइंस देखते हैं। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर, इसमें नेचर के बारे में बताया गया है, व्हाट्स जो है रिवर, क्लिफ्स, ट्रीज, फार्म्स, इन सब के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। वो बहुत ही पीस और हैप्पीनेस फील कर रहे होते हैं जस्ट लुकिंग एट द सीनरी। मेमोरी और हीलिंग नेक्स्ट पॉइंट है। तो इन्हें याद आता है कि किस तरह से ये जो जगह है
दिस प्लेस हेल्प्ड हिम ड्यूरिंग सैड और टायरिंग टाइम्स इन द सिटी, मतलब जब भी वो दुखी होते थे सिटी से तो वो यहाँ पे आके बैठते थे, अपना पीस फील करते थे, ब्लिसफुल जगह पे आकर आप, मतलब वो जो पोएट है वो अच्छा फील करते थे। This I'm to say these memories calmed his heart. So deeper realization. तो एज अ यंग मैन इन्हें नेचर और उसकी ब्यूटी से बहुत प्यार था। अब जब ये एडल्ट हो चुके हैं तो ये एक डीपर स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कर रहे हैं। नेचर जो है इन्हें एक सेंस देती है कुछ होली होली और एटर्नल चीज की। स्पीकिंग टू हिज सिस्टर, वो अपनी बहन से बात करते हैं। ही टर्न्स टू डोरेथी और कहते हैं उसे कि ही होप्स शी विल फील द सेम जॉय एंड स्ट्रेंथ फ्रॉम द नेचर। उन्हें लगता है कि इनकी बहन भी शायद ये सेम जो वैसा वो फील करे, जॉय स्ट्रेंथ ब्लिसफुल फील करे, जो शायद उनकी बहन भी सेम फील कर रही है। एंड ब्लेसिंग, ही ब्लेसेस हर, वो अपनी बहन को ब्लेस करते हैं और विश करते हैं दैट की फ्यूचर में जो इस जगह की मेमोरी है वो उसके उनके सिस्टर को भी कंफर्ट करे। तो चलो अब बात करते हैं इंटरप्रिटेशन की। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखो, इस पोएम का जो मीनिंग और आइडिया है उसके बारे में, तो वर्ड्सवर्थ जो है यहाँ पे नेचर को बताते हैं कि एक सीनरी नहीं है बस, ये लोगों के हीलनेस सॉरी सैडनेस को हील करती है और लाइफ को एक मीनिंग देती है। इट फील्स लाइफ विथ मीनिंग। एंड नेचर जो है वो लोगों को वाइजर और भी ज्यादा पीसफुल बनाती है। मतलब लोग जब बड़े होते जाते हैं तो वो शांत होते चले जाते हैं, कुछ लोग गुस्से वाले हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत ही शांत हो जाते हैं। तो the poem suggests that human beings are deeply connected to natural world। तो ये जो पोएट्री है वो क्या सजेस्ट करती है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो नेचर से या नेचुरल वर्ल्ड से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है। नेचर एक्ट करती है लाइक अ फ्रेंड एंड टीचर, और ये बहुत सारे लेसन हमें प्रोवाइड करती है लाइक काइंडनेस, कामनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। जो ये जो पोएट्री है ये भी पोर्ट्रे करती है दैट की जो मेमोरी की पावर होती है, मतलब मेनली यहाँ पे द पावर ऑफ मेमोरी। ओके, तो मेमोरी की जो पावर होती है, यानी पावर होती है, ये ऐसी इस तरह की ये पावर होती है कि अगर आप उस पर्टिकुलर प्लेस से, उस कंफर्ट जोन से, उस कंफर्ट एरिया, उस कंफर्ट प्लेस ऑफ नेचर से दूर हो जाते हो और फिर उस पर्टिकुलर थिंग के, उस पर्टिकुलर नेचर के बारे में याद करते हो, तो भी वो आपको एक कंफर्ट प्रोवाइड करता है, एक कंफर्ट आपके माइंड को देता है। एंड लास्टली ये जो पोएट्री है इट इज अबाउट शेयरिंग दिस कनेक्शन एंड ही वांट्स डोरेथी, यानी कि उसकी जो सिस्टर है, किसकी, जो हमारे पोएट है उनकी जो सिस्टर है डोरेथी, उसको भी चाहते हैं कि डोरेथी भी जो है वो सेम एक्सपीरियंस और स्ट्रेंथ जो है वो फील करे। डेफिडिल्स, दिस इज द अनदर पोएट्री। तो ये जो पोएट्री है इसको आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड भी कहा जाता है। एंड ये वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही ज्यादा लवेबल पोएट्री है जो कि 1804 में लिखी गई है एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1807, यानी 2 साल में ही पब्लिश हो गई। इस पोएट्री की आउटलाइन की अगर बात करें तो पोएट जो है यहाँ पे वॉक कर रहे होते हैं। तो वर्ड्सवर्थ वाज वॉकिंग अलोन लाइक अ लोनली क्लाउड फ्लोटिंग इन द स्काई, बट सडनली वो एक बहुत ही सारे डेफोडिल्स के, गोल्डन डेफोडिल्स, उसका जो कलर होता है वो कुछ वैसा ही होता है, तो वो देखते हैं उसे, बहुत ही लंबी सी लाइन की जैसी होती है वो, लेक के बिल्कुल बगल में एंड अंडर द ट्रीज। तो इसमें क्या है, अब यहाँ पे जो पोएट है वो उस डेफोडिल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन देना स्टार्ट करते हैं, डिस्क्रिप्ट करते हैं कि जो फ्लावर्स है वो डांस कर रही है, ब्रीज के साथ मूव कर रही है। तो जो ब्रीज के साथ जो फ्लावर हिलते हैं ना, जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो फ्लावर थोड़े इधर उधर चलते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि वो फ्लावर डांस कर रहे हैं। एंड it seemed endless like the stars shining in the Milky Way। मतलब वो इतने ज्यादा थे वो डेफोडिल्स कि उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि कोई इसकी एंड ही नहीं है, और ये बिल्कुल एक स्टार के जैसे शाइन कर रहे थे, जैसे मिल्की वे में स्टार शाइन करते हैं। एंड देयर वर थाउजेंड्स ऑफ देम, उसमें बहुत सारे थे, थाउजेंड्स ऑफ देम, थाउजेंड से भी ज्यादा थे मुझे लगता है। ओके, उन्होंने ऐसा नहीं बोला थाउजेंड से भी ज्यादा थे, उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे लगता है वहां पे थाउजेंड डैफोडिल्स के फ्लावर होंगे, वेविंग एंड फ्लटरिंग हैप्पीली। Next one is the effect on the poet. So the sight made him feel very happy and amazed. The waves of the lake were also dancing. Like waves, उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो लेक है, सॉरी वेव है लेक के, वो भी डांस कर रहे हैं, बट डेफोडिल्स जो है ना वो ज्यादा जॉयफुल लग रहे हैं। मेमोरी एंड सॉलिट्यूड, तो फिर जब पोएट है वो जब घर आ जाते हैं, whenever he lay on his
काउच क्वाइटली। और जब भी वो अपने काउच पे आपको काउच मतलब तो पता होगा, एक रेस्टिंग एरिया होता है, मतलब वो वहां पे आराम से बैठ सकते हैं। तो वहां पे वो आराम से जब ले करते वहां पे लेटते हैं, देन द मेमोरी ऑफ द डेफोडिल्स केम टू हिज माइंड। और जो वो डेफोडिल्स जो उन्होंने वहां देखा था उसकी मेमोरी उनके माइंड में आती है, एंड वो उसके बारे में सोच के उन्हें बहुत ही अंदर से उनके हार्ट जो है, इट हिज हार्ट फिल्ड विद प्लेजर एंड पीस। नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन। तो अब हम लोग डेफोडिल्स पोएट्री के इंटरप्रिटेशन देखेंगे। तो देखो, इसके मीनिंग और आइडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे नेचर की ब्यूटी के बारे में बात हुई है, जहाँ पे पोएट दिखाता है कि कितना ब्यूटीफुल है ये पोएट्री। और ये फ्लावर्स, सॉरी पोएट्री ब्यूटीफुल नहीं है, जो पोएट है वो अपनी पोएट्री में बहुत ही ब्यूटीफुली ये डिस्क्राइब करते हैं कि ये जो फ्लावर्स डेफोडिल्स उन्होंने देखे वो कितना ब्यूटीफुल है। वो एक सिंपल थिंग है नेचर की, बट फिर भी वो कितना जॉय प्रोवाइड कर रही है। इंस्पिरेशन, नेक्स्ट इज इंस्पिरेशन। तो डेफोडिल्स जो है वो इंस्पायर करती है पोएट को, उनका मूड अपलिफ्ट करने के लिए। वो बहुत अकेला फील कर रहे होते हैं उस टाइम पे, जब वो उस फ्लावर को देखते हैं, फ्लावर्स को देखते हैं, तो उनका लोनलीनेस हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाता है। इनफैक्ट जब वो अपने रूम में अकेले होते हैं, जब वो काउच पे लेटे होते हैं और उस पर्टिकुलर सीनरी को याद करते हैं, तो फिर तभी भी उनका जो हार्ट है इट फिल्स विद हैप्पीनेस। सो द पावर ऑफ मेमोरी। तो जब भी जो फ्लावर्स जो है वो गॉन, मतलब जब वो उस जगह को छोड़ के चले गए, तो ऑफ कोर्स फ्लावर तो वही रहेंगे ना, वो उड़ के तो उनके साथ आएंगे नहीं, तो फ्लावर्स वही रह गए और वो अपने घर पे आ गए। लेकिन फिर जब वो उन फ्लावर्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जब वो रिलैक्स मोड में आते हैं, तो फिर वो फ्लावर्स के बारे में सोच रहे होते हैं। जब वो सोचते हैं तो उन्हें बहुत ही कंफर्ट फील होता है। दैट्स इट। कनेक्शन टू नेचर। कनेक्शन टू नेचर का मतलब यहाँ पे ये है कि जो पोएट है वो सजेस्ट करते हैं दैट की जो लोग हैं दे फील ट्रूली अलाइव एंड पीसफुल जब वो नेचर से कनेक्ट होते हैं। कोई भी इंसान, आपने भी ये नोटिस किया होगा, अगर आप कोई नेचर वाली जगह पे लाइक पार्क वगैरह में जाते होगे, जैसे कोई पार्क हो या कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे आपको लगे कि वहाँ पे नेचर वाली चीजें हो, तो आपको बहुत अच्छा फील होता होगा, आप अंदर से आप बहुत ही ज्यादा हैप्पी फील करते होंगे। तो वैसा ही जो है हमारे पोएट को भी फील हो रहा था, और वो भी ये सजेस्ट करते हैं कि ये जो पीपल होते हैं वो ट्रूली वो अलाइव और पीसफुल तब फील करते हैं जब वो नेचर के पास होते हैं, जब वो नेचर से कनेक्टेड होते हैं। इमेजिनेशन। तो द इमेज ऑफ डांसिंग डैफोडिल्स स्टेज इन हिज इमेजिनेशन। जो जो डैफोडिल्स हिल रहे थे हवा की वजह से, जो ऐसा लग रहा था पोएट को कि वो डांस कर रहे हैं, वो उनकी इमेजिनेशन में रह गई। एंड प्रूविंग दैट प्रूविंग दैट मेमोरीज ऑफ ब्यूटी लास्ट फॉर एवर। यानी कि जो वो ब्यूटी भले ही आपसे दूर चली जाए, हो सकता है वो डेफोडिल्स जो है वो हट जाए, वहां से हटा दी जाए, या फिर सीजन के साथ ऐसे देखा जाए तो वहां पे ना रहे, तो भी उनके जो मेमोरी में जो डेफोडिल्स डांस कर रहे होते हैं, जो वो हिल रहे होते हैं हवा से, उसकी ब्यूटी उनके माइंड में लास्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए रह जाएगी। पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं टिंटन एबे में। ये मुझे पहले देना चाहिए था ना। अच्छा चलो कोई नहीं, अभी देख लेते हैं टिंटन एबे, जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ी थी उसके बारे में, जिसमें वो चाह रहे थे कि जो उनकी सिस्टर है डोरथी वो भी उनके जैसा फील करे, नेचर के बारे में, नेचर को देख के हैप्पी हो जाए, वो वाली पोएट्री। तो जो ब्लैंक वर्स है, इसमें ब्लैंक वर्स है, वो जो ब्लैंक वर्स नहीं है, मतलब इस पोएट्री में बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस का यूज हुआ है, उसमें से एक ब्लैंक वर्स है। तो जो पोएट्री है ये अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। जो भी राइम ना हो सके उस पोएट्री को हम लोग ब्लैंक वर्स करते हैं। एंड इट साउंड्स नेचुरल लाइक समवन स्पीकिंग थॉटफुली। ऐसा लगता है कोई बात कर रहा है। इमेजरी का यूज हुआ है, विविड डिस्क्रिप्शंस क्रिएट मेंटल पिक्चर्स, यानी कि रेथ ऑफ स्मोक। अब ये एग्जाम्पल तो आप तब समझोगे जब आपने पोएट्री पढ़ी होगी, तो एग्जाम्पल की तो बात ही नहीं है। बस आप इतना समझ लो कि इसमें इमेजरी की यूज हुई है। इमेजरी आप अपने हर एक पोएट्री में ऐड कर सकते हो, रोमांटिक लिटरेचर के खासकर। पर्सोनिफिकेशन, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन लिविंग थिंग्स। द साउंडिंग कैटरैक्ट हॉन्टेड मी, मतलब कुछ समझ लो। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कि ये हवा जो है मुझसे कुछ कहना चाहती है, हवा कुछ बोलती है नहीं बोलती, बट मैं उससे बोल रही हूँ कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। द विंड वांट्स टू टॉक टू मी, बट विंड तो बात करती ही नहीं है ना। तो यहाँ पे मैं उसे पर्सोनिफाई कर रही हूँ, मैं यहाँ पे हवा को ह्यूमन क्वालिटीज प्रोवाइड कर रही हूँ। सिमली कंपैरिजन होता है यहाँ पे दो डिफरेंट क्लासेस का, विथ यूजिंग लाइक और एज। फॉर एग्जाम्पल, he is brave as lion, she is beautiful as rose, या like rose, she is beautiful like rose।
यहाँ पे मैं इसको बोल रही हूँ कि वो ब्यूटीफुल है रोज की तरह, जैसे रोज ब्यूटीफुल होता है, सॉफ्ट होता है ना। एलिट्रेशन क्या होता है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन होती है। इसके लिए आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे स्टीप एंड लॉफ्टी क्लिफ्स। रिपीटेशन, रिपीटेशन में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, वो रिपीट होते हैं एम्फेसाइज करने के लिए, इस पे जोर डालने के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 years have passed, ठीक है, यानी 5 सालों बाद वो टिंटन एबे गए। सिंबलिज्म, नेचर इज अ सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल पीस एंड इंस्पिरेशन, ठीक है। तो सिंबल सिंबल का यूज हुआ है इस पोएट्री में। कॉन्ट्रास्ट, ही कॉन्ट्रास्ट हिज यूथफुल एक्साइटमेंट विद मैच्योर रिफ्लेक्शन, यानी दो ऐसी चीजें जिसे कंपेयर आप कर ही नहीं सकते, मतलब आपको लगेगा कि कैसे कंपेयर हो रहा है ना। आगे बढ़े। और कॉन्ट्रास्ट आपको मोस्टली रोमांटिक एज के पोएट्स में देखने को मिलेगी, उनके पोएट्री में, वर्क्स में देखने को मिल जाएगी। पोएटिक डिवाइसेस डेफोडिल्स में क्या यूज हुए हैं, तो डेफोडिल्स में सिमिली का यूज हुआ है, लाइक आई वेंडेड लोनली एज अ क्लाउड, यानी मैं भटक रहा हूँ एक बादल की तरह। कंपेयर हिमसेल्फ टू अ क्लाउड, वो खुद को एक क्लाउड से कंपेयर कर रहे, तो ये एक सिमिली है। और यहाँ पे देखो, वो खुद को कंपेयर कर रहे हैं एक क्लाउड से, और यहाँ पे यूज कर रहे हैं एज का, तो ये हो गया सिमिली। क्लियर है। मेटाफर, मेटाफर्स फर क्या हो गया, डेफोडिल्स आर कंपेयर टू स्टार्स, डेफोडिल्स को कंपेयर किया गया स्टार्स से, बट यहाँ पे एज या लाइक का यूज नहीं किया गया था, शोइंग दे आर काउंटलेस एंड ब्राइट, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन क्या है, तो द फ्लावर्स आर डिस्क्राइब्ड एज डांसिंग, यहाँ पे फ्लावर को डांस कराया जा रहा है, फ्लटर कराया जा रहा है, वो लोग अपना हेड जो है वो ऐसे ऐसे मिला रहे, टॉस कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, ऐसा वो कर सकते हैं फ्लावर्स, नहीं कर सकते। हवा चल रही है तो वो लोग डांस थोड़ी करेंगे, तो जो हवा चल रही है तो फिर वो मतलब ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, स्वे कर रहे हैं। हाइपरबोल, तो हाइपरबोल में क्या होता है ना, कोई भी चीज को एग्जेगरेट करके बोला जाता है। देखो यहाँ पे 10,000 I saw at a glance, यानी 10,000 मैंने एक बार में देख लिया। Exaggeration to show कि how many there were, यहाँ पे exaggerate कर रहे हैं ये जो पोएट है, कि वहां पे बहुत सारे फ्लावर्स थे, और इसके लिए उन्होंने ये पर्टिकुलर लाइन का यूज किया है। इमेजरी का यूज हुआ है, क्रिएट्स ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स बिसाइड द लेक। एलिट्रेशन की बात करें तो साउंड का रिपीटेशन होता है, एग्जांपल बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज। राइम स्कीम ए बी सी सी इन इट्स स्टेंजा, राइम स्कीम याद होती है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, नहीं याद हो रही है तो टेंशन की कोई बात नहीं, इतनी सारी चीजें आपने पढ़ ली है ना। तो हमारा नेक्स्ट है ओड। ये ओड क्या है, इंटिमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। अब ये होता है क्या, तो ये एक लॉन्ग सीरियस पोएट्री है, एंड इट इज अबाउट लॉसिंग एंड रिमेम्बरिंग, कुछ चीज को खोना या फिर याद करना, एक डिवाइन रीजन आना चाइल्डहुड के बारे में। वर्ड्स वर्ड जो है यहाँ पे फील करते हैं कि जब हम बच्चे होते हैं ना, तो हम लोग इस वर्ल्ड को एक बहुत ही फ्रेश नजरिए से देखते हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे कि ये वर्ल्ड बहुत अच्छा है, बस बस मस्ती करो। बट जब हम बड़े होते हैं ना, तो ये सारे मैजिक गायब हो जाते हैं। आपने एक सॉन्ग सुना होगा, नाइट चेंजेस, उसमें बोलता है ना, we're only getting older baby and all, अगेन आगे होता है कि but there's nothing about, ऐसे वो है ना ये सॉन्ग, तो आपने ये सुना होगा। तो एक तरह से वो जो सॉन्ग है वो इस चीज को क्लियर कर रहा है आपके माइंड में, अगर आपने ये सॉन्ग सुना है तो। बस वही है कि जब हम बच्चे होते हैं ना, तो सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, और जब बड़े हो जाते हैं तो वो सारा मैजिक कहीं गायब हो जाता है। क्योंकि हम सब जब बच्चे होते हैं तो ऑफ कोर्स हम मैजिक पे बिलीव तो करते ही हैं। थीम्स की बात करते हैं तो चाइल्डहुड इनोसेंस, स्पिरिचुअल कनेक्शन टू नेचर, लॉस ऑफ प्योर विजन विद एज, कंसोलेशन इन मेमोरी एंड इमेजिनेशन। फेमस लाइन क्या है इनकी, तो ट्रेलिंग, फेमस लाइन याद तो होगी नहीं आपको, बट फिर भी, ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी, डू वी कम फ्रॉम गॉड हु इज आवर होम। टोन क्या है इस पोएट्री की, तो स्टार्ट होता है ये सैडनेस के साथ, ये ओड, बिकॉज इन्होंने अपना चाइल्डहुड खो चुका है, अब वो बड़े हो चुके हैं, हम लोग भी बड़े हो चुके हैं, बट हम लोग ओड नहीं लिख सकते इनके जैसे, बट आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो या एंड होपफुल, एक होप देकर ये खत्म होती है पोएट्री, बिकॉज मेमोरीज एंड नेचर स्टिल इंस्पायर हिम। मेन डिवाइसेस क्या है, एपोस्ट्रोफी यूज हुआ है, डायरेक्टली एड्रेसिंग एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जैसे कि चाइल्डहुड। इमेजरी का यूज हुआ है, रिच पिक्चर्स ऑफ नेचर एंड चाइल्डहुड। इमेजरी का मतलब उन्होंने पिक्चर नहीं दिखाई, उन्होंने वो चीज लिखी, उसको पोर्ट्रे किया कि वो हवा ऐसे चल रही थी, ये सब कुछ उन्होंने पोर्ट्रे किया, और उसे पढ़ के हम इमेजिन करते हैं, तो वो हो गया इमेजरी, ओके। पर्सोनिफिकेशन, नेचर एज अ लिविंग प्रेजेंस। सिंबोलिज्म क्या है, तो लाइट स्टैंड्स फॉर डिवाइन रिजन, रिपीटेशन टू क्रिएट एम्फेसिस। ये सब इनके डेफिनेशन ही है,
तो मैं इसको एक बार बता देती हूँ। एपिस्ट्रोफी तो मैंने बता दिया, इमेजरी भी बता दिया, पर्सोनिफिकेशन भी आपको मैंने पिछले वाले स्लाइड में बता दिया कि किसी भी एक नॉन लिविंग थिंग को आप एक लिविंग प्रेजेंस देते हो, ह्यूमन नेचर दे देते हो। सिंबोलिज्म किसी भी चीज को एक सिंबल की तरह बताएं, जैसे लाइट स्टैंड्स फॉर डिवाइन विजन, तो ये एक सिंबलिज्म सिंबल की तरह यहाँ यूज हुआ है। रिपीट होता है एक पर्टिकुलर लाइन उस चीज पे एम्फेसाइज करने के लिए, जोर डालने के लिए। यूनिट 2 पे आते हैं। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे हमारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। मैं टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है इसका, तो इस पे हम लोग समरी देखेंगे इसकी, ठीक है। टेक्स्ट आप बहुत ज्यादा है, अगर आपको टेक्स्ट पढ़नी है तो आप बुक से जाके पढ़ो, क्योंकि टेक्स्ट जो है ना उसमें टाइम लगेगा। और आरटीसी तो आ नहीं रही है, तो टेक्स्ट पढ़ने का कोई मतलब बनता नहीं है। आप उस पर्टिकुलर पार्ट्स की समरी पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा। इंट्रोडक्शन टू एसटी कॉलेज, सैमुअल टेलर कॉलेज। तो क्या है, इनका पूरा नाम है सैमुअल टेलर कॉलेज। एंड ये बहुत ही ज्यादा फेमस इंग्लिश पोएट है, लिटरेरी क्राइटिक है, एंड ही इज अ फिलोसफर ऑफ रोमांटिक एज। ये सबसे ज्यादा जाने जाते हैं अपने इमेजिनेटिव एंड मिस्टीरियस पोएट्री के लिए। एंड इनका जो बर्थ है वो हुआ था 1772 इंग्लैंड में। और विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ साथ इन्होंने मतलब इस रोमांटिक मूवमेंट को आगे बढ़ाने में, स्टार्ट करने में हेल्प की थी इंग्लिश लिटरेचर में। टुगेदर दे पब्लिश लिरिकल बैलेट, यानी कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है और एसटी कॉलेरिज है, इन लोगों ने मिलकर लिरिकल बैलेट जो है वो पब्लिश की थी। ये क्या थी, तो एक कलेक्शन ऑफ पोएट्री है दैट मार्क द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक पोएट्रीज, ठीक है। कॉलेरिज जो है उन्हें राइटिंग, नेचर के बारे में लिखना, नेचर, ड्रीम, सुपर चीजें, इमेजिनेशन के बारे में, इन सब के बारे में लिखना बहुत पसंद था। एंड इनका मानना था कि जो पोएट्री है उन्हें सिर्फ आउटर वर्ल्ड से डिस्क्राइब करनी नहीं करना चाहिए, उन्हें इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहिए। किन्हें करना चाहिए, पोएट्स को करना चाहिए ऑफ कोर्स। उन्हें इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहिए, एंड इमोशंस एंड थॉट्स के बारे में जानना चाहिए और उसे बताना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए। सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स इंक्लूड ड्रीम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, कुबला खान। कुबला खान हमने पढ़ रखा है ना, आई थिंक पढ़ रखा है हमने। अच्छा नहीं, ये मेरे सिलेबस का है, ठीक है। तो द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू द पोएम, तो इसमें हम लोग द रीम ऑफ एंशिएंट मैरिनर पढ़ेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो एंशिएंट द रिम ऑफ एंशिएंट मैरिनर बहुत ही ज्यादा फेमस पोइट्री है, जिसे एसटी कॉलेरिज ने लिखा था और ये पब्लिश हुआ था 1798 में। लिरिकल बैलेट्स में ये एक बुक है जो कि लिखी गई थी विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ, यानी दोनों ने साथ में लिखी थी। लिरिकल बैलेट दोनों ने साथ में लिखी थी, ठीक है। तो ये जो पोएट्री है ये एक नैरेटिव बैलेड है, विच मीन्स ये एक स्टोरी बताती है इन द फॉर्म ऑफ पोम विद अ म्यूजिकल रिदम। यानी कि जो बैलेड होती है, लिरिकल बैलेड, वो क्या होती है, वो एक स्टोरी बताती है म्यूजिकल रिदम के साथ। लिख लोगे, इट इज अबाउट एन ओल्ड सेलर, यानी कि एक एंशिएंट मैरिनर की बात हो रही है जो कि एक ओल्ड सेलर है। एंड सेलर मतलब आपको पता होगा, हु स्टॉप्स अ मैन ऑन हिज वे टू अ वेडिंग एंड टेल्स हिम। तो वो एक इंसान को, एक आदमी को वो रोक लेता है रास्ते में और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें मतलब एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। तो वो अपनी स्ट्रेंज और सैड स्टोरी जो है अपने पास्ट लाइफ की, वो उस मैन को बताता है। तो वो बताता है कि किस तरह से जो सी वॉयज हो रहा था, तो जो मैरिनर है, एंशिएंट मैरिनर, उसने एक एल्बेट्रॉस, एक बर्ड होती है जो गुड लक की एक साइन मानी जाती है, उसको वो मार देता है। देखो, अ बर्ड बिलीव टू ब्रिंग गुड लक, ठीक है। तो दिस एक्ट ब्रिंग्स अ टेरिबल कर्स ऑन द शिप। तो ये जो उसने मारा एल्बेट्रॉस को, तो उसने एक टेरिबल कर्स जो है उस कह सकते हो, उस वजह से उस शिप पे और सेलर्स पे आ गया, जितने भी सेलर्स थे। उन्होंने बहुत सारे जो प्रॉब्लम है उसे फेस किया, थर्स्ट और सुपर इवेंट्स हुए उनके साथ, बहुत सब मर भी गए, सबकी डेथ भी हो गई। मैरिनर जो है अकेला वहां सर्वाइव कर पाता है, बट इज पनिश्ड विद गिल्ट and has to wander the world telling his story to teach others a lesson। तो यानी अकेला बच जाना उसका क्या था, एक पनिशमेंट थी, ठीक है। इस पोइट्री की थीम की अगर बात करें हम, तो ये नेचर पे और जितने भी लिविंग थिंग्स है उनकी रिस्पेक्ट करने को कहता है। सिन और रिपेंटेंस के बारे में है, गिल्ट और स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में, पावर ऑफ द सुपर के बारे में है कि सुपर की चीजों में कितनी पावर होती है। स्टाइल और फीचर्स की बात करें तो ये जो पोइट्री है ये मिस्टिकल और एरी एलिमेंट्स है इसमें, जैसे घोस्ट शिप्स है, स्पिरिट्स है। और ये सिंपल लैंग्वेज का यूज किया है, सिंपल लैंग्वेज और राइम का यूज किया है ताकि ये जो है ओल्ड फोक की तरह साउंड करे।
ये इसमें जो है बहुत सारे रिच इमेजरी है और ये रीडर्स को इमेजिन कराते हैं सी के बारे में, डेड क्रू के बारे में, लोनली मैरिनर के बारे में, मतलब बहुत सारी इमेजरी का यूज हुआ है जिस वजह से जो रीडर्स है वो अच्छे से सब कुछ जो भी उस पोएट्री में उसे इमेजिन कर पा रहे हैं उस स्टोरी को। बैलेड, तो बैलेड होता क्या है? ये एक नैरेटिव पोएट्री होती है, पोम होती है जो कि एक स्टोरी बताती है। ये जो है ऑफनली ये क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में होती है, रेगुलर राइम में होती है और ये याद करने में बहुत इजी होती है, बट फिर भी अच्छा है हमें याद नहीं करना, है ना? Ballads were traditionally sung or recited, and they often talk about adventures, love, tragedy, and supernatural events. और इसमें सब कुछ है ना? They usually have short stanzas. इसमें क्या होते हैं? Short stanzas होते हैं 4 lines के, with a rhyming pattern A B C B and repetition to create rhythm. द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर क्या है? ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका? बैलेड का। क्यों? क्योंकि ये एक ड्रामेटिक स्टोरी बता रहा है, ये सिंपल लैंग्वेज में है, रिमेडिक लैंग्वेज यूज हुई है एंड सुपर एलिमेंट्स है इसमें एक मोरल लेसन हमें मिल रहा है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। आउटलाइन ऑफ द पोएम, तो इस पोएट्री की हम लोग आउटलाइन देखते हैं। लेट मी जस्ट चेंज द पेन। यस, तो देखो, वेडिंग गेस्ट होता है, एक ओल्ड मैरिनर जो है उसे रोक लेता है, जो एक वेडिंग में जा रहा होता है उसको बोलता है कि तुम मेरी स्टोरी सुन लो, मैं तुम्हें स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। सेटिंग सेल, तो मैरिनर का जो शिप है वो इट लीव्स द हार्बर एंड सेल्स साउथ। तो एल्बेट्रॉस के बारे में अगर बात करें तो एल्बेट्रॉस जो थी एक बहुत बड़ी सी सी बर्ड होती है जो अपीयर होती है पोएट्री में, और इसको एक गुड लक माना जाता है। जो कहा जाता है कि एल्बेट्रॉस जो है वो गुड लक लाती है। मैरिनर जो है उस बर्ड को मार देता है बिना किसी रीजन के, और इस वजह से कर्स जो है स्टार्ट हो जाती है। विंड जो है वो रुक जाती है, शिप वहीं पे रुक जाती है और बहुत गर्मी होती है, लाइफलेस ओशन हो जाता है। मतलब वो ओशन जो होता है ना, वेव्स वगैरह आ रहे होते हैं, वैसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल शांत। सेलर्स जो है वो मैरिनर, उस मैरिनर जिसने मारा था उस बर्ड को, ओल्ड मैरिनर, उसे ब्लेम करते हैं उसके सफरिंग के लिए। उन सब वो बोलते हैं कि हम सब सफर कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। ओल्ड मैरिनर मतलब उस टाइम पे वो ओल्ड नहीं होता, उस टाइम पे वो यंग होता है। तो बोलते हैं तुम्हारी वजह से हम सफर कर रहे हैं क्योंकि तुमने उस बर्ड को मार डाला। घोस्ट शिप, घोस्टलेस शिप जो है वहां अपीयर होता है, जो कि एक डेथ और लाइफ इन डेथ कह सकते हो, उसे कैरी कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो पूरी क्रू है वो एक एक करके मर जाती है, सिर्फ मैरिनर अकेला बचता है। गिल्ट एंड रियलाइजेशन, तो मैरिनर जो है यहाँ पे उसको कर्स मिलता है कि वो रहेगा गिल्ट के साथ, जिंदा रहेगा, और फाइनली ब्लेसेस द सी क्रीचर्स, शोइंग शोइंग रिस्पेक्ट फॉर नेचर। यहाँ पे रिलीफ और रिटर्न का अनदर यहाँ पे चीज है, दैट इज द एल्बेट्रॉस फॉल्स फ्रॉम हिज नेक, और कर्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। और शिप जो है वो फिर से बढ़ने लगता है, गाइडेड बाय सुपरनेचुरल पावर्स, एंड टेक्स हिम होम। पेनेंस, पेनेंस मतलब होता है, यू कुड से दैट इट्स तपस्या, ठीक है? तो मैरिनर जो है वो मस्ट वैंडर द अर्थ, उसको कहते हैं कि अर्थ पे वो हर जगह भटकेगा और ये स्टोरी बताएगा दूसरे लोगों को, ताकि वो गॉड के बनाए हुए क्रीचर्स की रिस्पेक्ट करे। वेडिंग गेस्ट चेंज, और यहाँ पे क्या होता है, यंग मैन जो है उसे सुनता है और वो और भी ज्यादा वाइजर बन जाता है, और भी ज्यादा थॉटफुल इंसान बन जाता है। अब इसकी समरी देखते हैं। पार्ट 1 में क्या है, ओल्ड मैरिनर जो है वो वेडिंग गेस्ट को रोकता है, उसको स्टोरी बताता है। मैरिनर जो है शिप को जो है लीव्स द हार्बर हैप्पीली, जो ये जो है सेल करते हैं साउथ एंड आर ट्रैप्ड इन आइस, आइस में फंस जाते हैं वो लोग। एंड देन एल्बेट्रॉस जो है अपीयर होती है, वो गुड लक की एक साइन होती है, बट मैरिनर जो है उसको शूट कर देता है बिना किसी रीजन के, मतलब उसको कुछ कर नहीं रही होती है, उसको शूट कर दिया। मतलब पता नहीं क्यों ऐसा किया उसने, नहीं करता तो सोचो इतनी सारी चीजें होती ही नहीं। पार्ट 2, आफ्टर द बर्ड्स डेथ, बर्ड के डेथ के बाद द विंड, जो विंड है वो रुक जाती है, एंड द शिप इज स्टक इन द सी। ये तो टेरिबल थिंग हो गई ना उनके साथ। जो सेलर है वो ब्लेम करते हैं मैरिनर को कि उसने बर्ड को मार दिया, बोला कि तुमने बर्ड को मारा, तुम्हारे वजह से बैड लक आ चुका है। उनके पास ना ही पानी पीने के लिए होता है, ना ही कुछ, मतलब कुछ खाने के लिए भी नहीं होता। उन लोगों का जो थ्रोट है वो बहुत सूख रहा होता है, और अब आप सोचोगे कि सी तो ना, तो आपको पता ही होगा कि जो सी का पानी होता है वो खारा होता है। जो घोस्ट होते हैं वो अपीयर होते हैं, डेथ और लाइफ एंड डेथ को कैरी कर रहे होते हैं, वो जितने भी सेलर्स होते हैं वो मर जाते हैं मैरिनर को छोड़ के। वो उसे जिंदा होना होता है, उसको क्यों छोड़ा जाता है? ताकि वो जिंदा रहे गिल्ट के साथ, और दूसरों को ये स्टोरी बताए, ताकि दूसरे लोग जो है नेचर के बनाए हुए क्रीचर्स की रिस्पेक्ट करें। पार्ट 4 में क्या होता है, मैरिनर जो है वो अकेला बच जाता है विद द डेड बॉडीज ऑफ द क्रू मेट्स। ओ माय गॉड, हाउ डेडली सीन वाज देयर। He is tormented by guilt and feels cursed.
फाइनली वो नोटिस करता है द ब्यूटी ऑफ द सी क्रीचर्स एंड ब्लेसेस देम। कर्स जो है वो कर्स स्टार्ट्स टू लिफ्ट एंड अल्बाट्रॉस जो है अल्बाट्रॉस फॉल्स ऑफ हिज नेक एंड शोइंग ही इज पार्टली फॉरगिवन, मतलब अब उसे माफी मिल चुकी है। इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो देखो, ये जो पोइट्री है ये एक डिसरिस्पेक्ट दिखाती है कि किस तरह से जो नेचर को है उसको रिस्पेक्ट किया जा रहा है, और उस वजह से जो लोग हैं वो सफर करते हैं। इनोसेंट एल्बेट्रस को मार दिया गया और फिर किस तरह से नेचर के बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया गया। मैरिनर को जो है इस बात की पनिशमेंट मिली, उसको लोनलीनेस में रहना पड़ा एंड द बर्डन ऑफ टेलिंग हिज टेल फॉर एवर, और एक बर्डन हो गया कि उसको अपनी जो ये स्टोरी है वो सबको बतानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी मतलब सुनानी पड़ेगी, ठीक है। एंड हिज ब्लेसिंग ऑफ द सी क्रीचर्स सिंबलाइजेस रियलाइजेशन एंड रिपेंटेंस। ये जो स्टोरी है ये बताती है कि सारे क्रीचर्स जो होते हैं वो होली होते हैं एंड उन सब वो सब भी जो है रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से यूज हुए हैं? बैलेट फॉर्म का यूज हुआ है, रेगुलर राइम हाई है इसमें, सिंपल लैंग्वेज है, स्टोरी टेलिंग स्टाइल है। इमेजरी की बात करें तो विविड पिक्चर्स की यूज हुए, बहुत सारी इमेजरी के यूज हुए इस पोएट्री में। पर्सोनिफिकेशन की बात करें, नेचर और स्पिरिट्स को जो है यहाँ पे लिविंग बीइंग्स की तरह एक्ट कराया, जैसे सन मून डेथ जो है यहाँ पे लोगों की तरह बिहेव करे। रिपीटेशन टू क्रिएट रिदम एंड एम्फेसिस, वाटर वाटर एवरीवेयर, तो यहाँ पे ये जो है उस वर्ड का एम्फेसाइज किया गया है, रिपीट किया गया है एम्फेसाइज करने के लिए। सिंबलिज्म का यूज हुआ है, अल्बाट्रॉस जो है यहाँ पे इनोसेंस और नेचर के ब्लेसिंग का साइन है। घोस्ट शिप का मतलब क्या है? यहाँ पे पनिशमेंट और फेट का साइन है। अल्बाट्रॉस अराउंड हिज नेक का मतलब गिल्ट का साइन है। एलिट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड को एलिट्रेशन बोला जाता है, और ये उसके एग्जांपल यहाँ से देख लो। सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का यूज हुआ है, स्पिरिट्स, घोस्ट, शेप, कर्सेस, क्रिएट मिस्ट्री। यूनिट 3 पे आ जाओ। तो यहाँ पे इन सब का हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या चीजें हैं, इन सब का इंट्रोडक्शन और पार्ट वाइज चीजें। तो देखो ये क्या है, ये जो पोएट्री है ये कोलरिज की बहुत ही ज्यादा फेमस पोएट्री है। ये जो है पोएट्री एक स्टोरी बताती है ओल्ड सेलर के बारे में, जो कि एक वेडिंग गेस्ट को रोकता है और उससे अपनी अजीब सी स्टोरी बताता है। ये अल्बाट्रॉस को मार देता है कौन? ओल्ड मैरिनर। और ये बैड लक ले आता है, किस तरह से उसके शिप पे बैड लक ले आता है, सुपर नेचुरल पनिशमेंट्स मिलती है उसे, डीप गिल्ट फील होता है। पोएट्री क्या एक्सप्लोर करें यहाँ पे, रिस्पेक्ट होना चाहिए नेचर को, सिन और रिडेम्पशन के बारे में, वो पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग के बारे में। इट मिक्सेस रियलिस्टिक सी एडवेंचर एंड सुपर एलिमेंट्स टू क्रिएट अ हॉन्टिंग बैलेड। बैलेट का स्ट्रक्चर क्या है? तो जो पोएट्री है ये एज अ बैलेट लिखी गई है, एक ओल्ड फॉर्म होता है ये फोक स्टोरी टेलिंग वर्ड्स का। इसमें 7 पार्ट्स है और हर पार्ट जो है इसमें एक स्टेज है मरीनर के जर्नी का और उसके ट्रांसफॉर्मेशन का। सिंपल और म्यूजिकल स्टैंजास यूज हुए हैं इसमें, और ये एक रेगुलर राइम स्कीम में है। फ्रीक्वेंट रिपीटेशन, रेफरेंस और डायलॉग का यूज हुआ है। ये जो पोएट्री है इसने आर्केक स्पेलिंग का यूज किया है टू गिव इट एंशिएंट फीलिंग, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लो, ठीक है। And the side glosses were added by Coleridge later to explain the story. Title: The Rhyme of the Ancient Mariner. ये क्या है? तो rhyme क्या है? Rhyme is an old spelling of rhyme, but also refers to frost or ice, hinting at the icy seas in the poem. Ancient Mariner इसका मतलब old sailor. So the title simply means the tale in verse of the old seller. The title sets the tone for an old, mysterious and moral story, जो कि एक old folk legend की तरह है। Ballad डिटेल एनालिसिस विद कमेंट्स। अब हम लोग इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे, डिटेल तो नहीं बट हाँ देखते हैं क्या है इसमें। एंशिएंट मैरिनर जो है वो एक वेडिंग गेस्ट को रोकते, देखो इतनी बार हम ये चीज पढ़ चुके हैं, अब सबको मेरे बोलते बोलते याद हो गया होगा, है ना। तो वो एक वेडिंग गेस्ट को रोकता है वेडिंग फीस्ट में जाने से पहले। तो जो माइनर है ये फिक्सेस हिम विद हिज ग्लिटरिंग आई, फोर्सिंग हिम टू लिसन। और जो शिप है वो हार्बर को हैप्पीली लीव करती है विद अ गुड विंड। एल्बेट्रॉस जो है अपीयर होता है, वो अपनी स्टोरी यहाँ स्टार्ट कर चुका है, ठीक है, द शिप लीव्स वाले पार्ट से स्टोरी स्टार्ट कर चुका है। तो एल्बेट्रॉस जो है अपीयर होती है थ्रू द मिस्ट। ये क्या होती है? गुड लक और होप की साइन होती है। सेलर जो है फीड इट एंड फॉलोज द शिप। सडनली जो मैरिनर है वो अल्बाट्रॉस को मार देता है विद हिज क्रॉसबो। कमेंट क्या है इस चीज पे? तो ये सिंबलिज्म का यूज हुआ है इसमें। अल्बाट्रॉस सिन का यूज हुआ है, किलिंग इज सेंसलेस, मतलब बेकार है ये। और अगर किसी चीज को आप मार रहे हो तो उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए किसी के भी लाइफ को, चाहे वो छोटी सी
छोटी या बड़ी कोई भी बर्ड ही क्यों ना हो। फ्रेम नैरेटिव, तो ये जो वेडिंग गेस्ट होता है ये एक ऑर्डिनरी सोसाइटी रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एक मोरल लेसन को लर्न करने के लिए उसे फोर्स किया जा रहा है। टोन बिगिंस विद एडवेंचर, एक एडवेंचर के साथ स्टार्ट होता है और क्विकली क्या होता है ये फोरबोर्डिंग से बट मतलब इट शिफ्ट्स टू फोरबोर्डिंग आफ्टर द बर्थ्स डेथ। सेकंड क्या है तो इसमें देखते क्या है सेकंड पार्ट में। तो बर्ड जो है जब मार दी जाती है तो शिप जो है वो दूसरी तरफ अगेंस्ट हो जाता है, विंड रुक जाती है, शिप वहां फंस जाता है, बहुत ही गर्म हो जाता है ओशन। और जो सेलर्स है वो बहुत ज्यादा थर्स्ट और हीट से सफर कर रहे होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, क्रू जो है वो मैरिनर को बर्ड को मारने के लिए क्या करती है, ब्लेम करती है। व्हेन a breach briefly returns they approve his act and thinking the bird brought the mist, बट सून जो है पनिशमेंट वापस आ जाता है और वो उससे भी ज्यादा बेकार, बहुत ज्यादा डरावना और वर्स होता है। दे हैंग द डेड albatross around his neck as a sign of guilt। कमेंट्स देखते हैं तो देखो इमेजरी का यूज हुआ है इसमें, आयरनी का यूज हुआ है, गिल्ट का यूज हुआ है, थीम है, पर्सोनिफिकेशन है। देखो थीम इमेजरी आयरनी ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप हर एक पार्ट की समरी देख लो, उसके बाद आपको कमेंट भी ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड पार्ट में क्या एक फैंटम शिप होता है जो कि वही शिप जिसपे वो माइनर होता है। तो वो अप्रोच करता है कहाँ पे, एक रेड मून लाइट के पास। अंडर ऑन बोर्ड आर डेथ एंड लाइफ इन डेथ कास्टिंग डाइस फॉर द सेलर्स एंड डेथ जो है यहाँ पे जीत जाती है, विंस द क्रू एंड दे ऑल डाई, और सब लोग मर जाते हैं। तो वो लोग डाइस से खेल रहे होते हैं, सेलर्स के लिए कास्ट करते हैं वो लोग डाइस, और डेथ जो है वो जीत जाती है और सब लोग मर जाते हैं। लाइफ इन डेथ विंस द मैरिनर, ही मस्ट remain alive in agony, all his shipmates die cursing him with open eyes। वो अकेला रह जाता है शिप पे और बाकी सारे जो है मर चुके होते हैं। तो उस वो शिप पे सिर्फ डेड बॉडीज होती है, वो अकेला एक ऐसा इंसान होता है जो अलाइव होता है। कमेंट्स की बात करते हैं, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, तो घोस्ट शिप यहाँ पे यूज हुई है, फेट जजमेंट बता रही है, सब लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना। लाइफ इन डेथ है जो कि पनिशमेंट जो है वो बताती है, जो कि डेथ से भी ज्यादा डरावना होता है। इसका मतलब क्या होता है, एंडलेस सफरिंग। अगर आपने महाभारत की स्टोरी सुनी होगी तो आपको अश्वत्थामा के बारे में पता होगा, तो वो कह सकते हो कि उसे लाइफ इन डेथ जो है उसकी पनिशमेंट मिली, मतलब वो अमर हो गया बट उस पेन के साथ। मोरल लेसन, एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, हर एक एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंसेस होता है। अगर आप बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। इमेजरी, डाइस गेम यहाँ पे स्टार्ट होता है सेकंड वाले थर्ड वाले पार्ट में, जिसमें दिखाता है कि जो ह्यूमन का लाइफ है वो एक गेम की तरह होता है, गेम ऑफ चांस। टोन कंप्लीटली एरी और फ्राइटनिंग है, डरावना सा। पार्ट 4, एनालिसिस ऑफ द कमेंट। व्हाट इज दिस, ये देखो ये मैंने क्या कर दिया। ओके, द मैरिनर इज अलोन, यहाँ पे मैरिनर जो है वो अकेला होता है, ठीक है। और डेड बॉडी, जो सेलर होते हैं उनके डेड बॉडी से वो सराउंडेड होता है, सिर्फ वो अकेला लाइव है। एंड ही ट्राइज टू प्रे बट वो नहीं कर पाता क्योंकि उसका जो हार्ट है वो बहुत हार्ड होता है। हार्ड का मतलब ऐसा नहीं कि वो पत्थर का बन गया, मतलब उसे बहुत हैवी सा फील हो रहा था, वो बहुत ज्यादा सैड होता है। ही लुक्स एट द सी क्रीचर्स, वो सी क्रीचर्स को देखता है एंड फील्स हेट्रेड, बट सडनली वो सी की ब्यूटी को देखता है, वो ब्लेस करने लगता है, ब्लेस देम अनकॉन्शियसली। और फिर क्या होता है, ये जो स्पेल है वो टूट जाता है और फाइनली वो प्रे कर पाता है फिर से। एल्बेट्रॉस फॉल्स फ्रॉम हिज नेक एंड सिंबलाइजिंग रिलीज ऑफ गिल्ट। कमेंट, इनर चेंज में होता है, यहाँ पे रिडेम्पशन हो रहा है, प्रेयर बिकम्स पॉसिबल अगेन। फिर से यहाँ पे देखो प्रेयर हो पा रहा है, पहले प्रेयर नहीं कर पा रहा था, बाद में जब वो उस ब्यूटी को नोटिस करता है, एक्सेप्ट कर लेता है अपनी गिल्ट को, जब वो अनकॉन्शियसली जो है ब्लेस कर रहा होता है सी को, तब ये उस पनिशमेंट का रिडेम्पशन हो जाता है, ठीक है। Symbolism, the falling albatross led into the curse. Imagery का use है, glittering she sea snakes, moonlight, nature's beauty. Theme क्या, true dependence begins with love for creation. The ballad part 5 to 7. पार्ट 5 में क्या देखो, माइनर जो है यहाँ पे एग्जॉशन की वजह से फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है। वाइल जब वो सो रहा होता है तो बहुत तेज रेन होने लगती है, रिस्टोरिंग लाइफ टू द शिप। स्ट्रेंज स्पिरिट्स जो है इनहैबिट द सेलर्स बॉडीज एंड मेक देम सेल अगेन, मतलब जो सेलर जो मर चुके थे उनकी बॉडी पर स्पिरिट्स आ जाती है और फिर से जो है जो सेलर्स है वो सेल करने लगते हैं। म्यूजिक और वॉइसेस से जो है एयर भर जाता है। मैरिनर जो है ये रियलाइज करता है कि वो अकेला नहीं है, उसे अबेंडन नहीं किया गया है।
कमेंट सुपर नेचुरल हेल्प होती है, जहाँ पे स्पिरिट्स जो है गॉड की मर्सी दिखा रहे हैं, रिन्यूअल रिन्यूअल हो रहा है, तो रेन जो है एज अ सिंबल ऑफ क्लींजिंग एंड ग्रेस है। नेक्स्ट है इमेजरी, तो मूविंग कॉर्पसेस आर टेरिफाइंग येट मिराकुलस। थीम, पता है मैं यहाँ पे ना उन डेड बॉडीज जो है ना कि वो उठ के खुद से काम करने लगे, तो मैं उन्हें zombies की तरह इमेजिन कर रही हूँ, पता नहीं क्यों। थीम, आफ्टर रिपेंटेंस कम्स रिन्यूअल एंड सपोर्ट फ्रॉम हायर पावर। पार्ट 6 पे आ जाते हैं, तो ये एनालिसिस है, इसके एनालिसिस करेंगे। तो जो शिप है ये स्विफ्टली मूव कर रही होती है, स्टीयर्ड बाय सुपरनैचुरल फोर्सेस। यहाँ पे दो वॉइसेस होती है, एक स्पिरिट की जो माइनर्स के क्राइम को डिस्कस कर रहे होते हैं अपने में, पार्शियल फॉरगिवनेस, एंड दे अग्री ही हैज मोर पेनेंस टू डू। मतलब आगे पेनेंस का मतलब क्या, अब वो और अलाइव रहेगा और ये स्टोरी हर लोगों को सुनाएगा, ताकि वो लोग जो नेचर के क्रीचर्स हैं उसकी रिस्पेक्ट करें। ये जो शिप है वो होमलैंड पहुंच जाती है, जो मैरिनर है वो शी इज द हार्बर एंड लाइट हाउस। कमेंट, तो मोरल जजमेंट होती है इसमें, जहाँ पे वॉइस जो है वो एक कॉस्मिक जज की तरह काम कर रहे हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पे भी पढ़ा ना, टू वॉइस स्पिरिट्स कमिंग होम कमिंग। अब यहाँ पे जो है पोइट वो आ चुका है घर, जो होप और क्लोजर को दिखा रहा है। थीम क्या है, फॉरगिवनेस ऑन गोइंग नॉट इमीडिएट। पार्ट 7 में क्या है, तो एक एंजल जो है यहाँ पे डेड सेलर के पास खड़ी होती है, रेस्क्यू बोट आती है, पायलट हिज बॉयज एंड हर्मिट रो टू हेल्प। शिप जो है सडनली वो डूबने लगता है और मैरिनर बच जाता है। जो हर्मिट है वो सुनते हैं उसकी स्टोरी और एंड एब्जॉर्ब्स हिम। सिंस देन द मैरिनर जो है वो हर जगह दुनिया में घूमते रहता है और अपनी ये कहानी सबको सुनाते रहता है। रिडेम्पशन है, कन्फेशन इज हिज एटर्नल ड्यूटी। पनिशमेंट है, ही मस्ट टीच अदर्स नेवर टू हार्म गॉड्स क्रीचर्स। मोरल क्या है इसका, रिस्पेक्ट ऑल लाइफ टू स्टे इन हार्मोनी विद द डिवाइन। फ्रेम नैरेटिव क्या है, द वेडिंग गेस्ट्स लर्न द लेसन एंड बिकम्स वाइजर। यूज ऑफ लिटरेरी एलिमेंट्स, अब इसमें लिटरेरी एलिमेंट्स का यूज हुआ है। इमेजरी क्या है, विविड पिक्चर्स जो है नेचर के यूज हुए, सुपरनेचुरल विजन्स आया, ह्यूमन सफरिंग दिखाए गए। सिंबलिज्म क्या है, अल्बाट्रॉस है, इनोसेंस और गिल्ट है, लाइफ इन डेथ, एंडलेस रिमोर्स है, रेन ग्रेस एंड क्लींजिंग है। सुपरनेचुरल एलिमेंट्स दिखाए गए हैं, घोस्ट, शिप्स, स्पिरिट्स, एंजल्स, वॉइसेस, ये सब। फ्रेम नैरेटिव, मैरिनर जो है यहाँ पे स्टोरी बता रहा होता है किसको, वेडिंग गेस्ट को। रिपीटेशन होता है, वाटर वाटर एवरीवेयर क्रिएट्स रिदम एंड एम्फेसिस। एलिट्रेशन होता है, फेयर ब्रीज ब्लू हुई है, सॉरी, फेयर ब्रीज ब्लू द वाइट फोम फ्लू। ठीक है, ये एलिट्रेशन का यहाँ पे यूज हुआ है, जैसे कि आप देख भी रहे हो, ब्लू फ्लू। बैलेड मीटर जो है 4 लाइन स्टेंजा है ये, विद अल्टरनेटिंग राइम। यूनिट 4 ये लास्ट यूनिट है इस ब्लॉक की, फिर ब्लॉक 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। रॉबर्ट साउदे, द बैकग्राउंड ऑफ द पोम, समरी एनालिसिस, पोएटिक डिवाइसेस का यूज हुआ है, ये सब है यहाँ पे। तो देखो रॉबर्ट साउदे क्या है, एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट है, बहुत ही फेमस राइटर है और इंग्लिश रोमांटिक पोएट भी है। इनका जो बर्थ है ब्रिस्टल में इंग्लैंड में हुआ था 1774 में। ये जो है वेस्ट मिनिस्टर जो है स्कूल में गए थे, फिर उन्होंने वहां पे ऑक्सफोर्ड और यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई भी की, बट अपनी जो डिग्री है वो कंप्लीट कर नहीं पाए वो। साउदे जो है ये जो है एक क्लोज फ्रेंड बन गए सैमुअल टेलर से और विलियम वर्ड्सवर्थ से, और साथ में दे टुगेदर नोन एज द लेक पोएट्स। ठीक है, ये लोग जो है एज अ लेक पोएट जाने जाते थे। कौन कौन, एसटी कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड रॉबर्ट साउदे। तो इन्होंने क्या किया, रेडिकल पॉलिटिकल आइडियाज पे जो है स्टार्ट किया था, बट लेटर बिकम मोर कंजर्वेटिव, और फिर बाद में और भी ज्यादा ही कंजर्वेटिव हो गए। 1813 में क्या हुआ कि इन्होंने ये जो है एज अ पोएट लॉरिएट इंग्लैंड के अपॉइंट हुए, और टाइटल मिला इन्हें इस चीज का, एंड ही केप्ट फॉर 30 ईयर्स, 30 ईयर्स तक। वाओ। साउदे रोट लॉन्ग पोएट्री, इन्होंने लॉन्ग पोएम्स लिखे, जैसे कि द लावा एंड डिस्ट्रॉयर एंड द कर्स ऑफ कहमा, एज वेल एज बायोग्राफीज एंड हिस्ट्रीज। ये इन्होंने एडिथ फ्लिकर से इनकी शादी हो गई, एंड स्पेंट मच ऑफ हिज लाइफ इन केसविक इन द लेक डिस्ट्रिक्ट। साउदे जो है यहाँ पे वो उनकी डेथ हो जाती है 1843 में। अब ये जो पोइट्री है आफ्टर ब्लेहम, इसका बैकग्राउंड देखते हैं। तो ये जो पोइट्री है ये रॉबर्ट साउदे की बहुत ही फेमस एंटी वॉर पोइट्री है, और ये 1796 में लिखी गई थी, ड्यूरिंग अ टाइम जहाँ पे यूरोप जो है वो एक बहुत बहुत सारे वॉर्स फेस करा था, उन्हें एक्सपीरियंस करा था, क्या, वॉर एक्सपीरियंस करा था। जो पोएट है, जो पोएम है, ये बैटल ऑफ ब्लेहम को रिफर्स कर रही है, जो कि 1704 में हुआ था। ब्लेहन में एक जगह का नाम है ये, ठीक है, एक विलेज है जर्मनी में। ये जो बैटल है वो इस वॉर का पार्ट था, कौन से वॉर का, द वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन। ये जो इंग्लिश आर्मी है ये ड्यूक मार्बोरो से
हुई थी एंड इन्होंने फ्रेंच और बेवेरियंस को हरा दिया था। दो ये जो विक्ट्री है ये सेलिब्रेट हुई थी ब्रिटेन में एज अ ग्रेट सक्सेस एंड द बैटल कॉज मैसिव डिस्ट्रक्शन। इस बैटल की वजह से बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था। ऑफ कोर्स बैटल होगा तो लाइफ जाएगी, डिस्ट्रक्शन होंगे ही, क्योंकि बॉम्ब बॉम्ब वगैरह गिरा रहे हो और भी कुछ चीजें हैं, आपके ह्यूमंस मर्डर, अरे जो मिलिट्री में है वो भी तो ह्यूमन ही है ना। एंड सफरिंग ऑफ कॉमन पीपल। सऊदे जो है वो चाहते थे टू क्वेश्चन द आइडिया ऑफ ग्लोरियस वॉर। वो क्वेश्चन करते हैं इस वॉर पे। And in the poem, the old man named Casper finds a skull while his grandchildren play. जब वो खेल रहे होते उसके grandchildren, तो एक कैस्पर नाम का एक ओल्ड मैन होता है, उसे एक स्कल मिलता है। Recalls a terrible destruction but calls it a famous victory. उसको उस टेरिबल जो वॉर हुई थी उसका याद आ जाता है बट वो उसको फेमस विक्ट्री कहता है। Showing how war is glorified even though it kills innocent people. यहाँ पे पोएट जो है पोम जो है वो क्रिटिसाइज करती है कि किस तरह से जो सोसाइटी है वो रोमांटिसाइज कर रही है वॉर को बिना सोचे समझे कि ह्यूमन की जान जा रही है। समरी और एनालिसिस देखते हैं और इसकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन भी देखेंगे। तो ये जो पोएट्री है, इट इज सेट इन अ पीसफुल विलेज आफ्टर अ बैटल ऑफ ब्लेम। और ओल्ड कैस्पर जो है वो कॉटेज में बैठा होता है, वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को खेल रहा होता है। उसके ग्रैंड चिल्ड्रन कौन है? पीटर किन और वायलमैन। वो दोनों साथ में खेल रहे होते हैं। पीटर किन जो है वो उसको एक राउंड सा चीज मिलता है खेलते हुए, और वो राउंड सा चीज एक्चुअल में एक ह्यूमन स्कल होता है। कैस्पर जो है वो उन्हें बताता है कि ये एक अनदर स्कल है। बैटल में जो लोग जो फाइट हुई थी उसके बहुत टाइम पहले एक बैटल हुआ था, तो उसी टाइम पे कोई मरा होगा, मतलब किसी की डेथ हुई होगी, सॉरी थोड़ी ज्यादा रूड बोल रही हूँ, तो किसी की डेथ हुई होगी तो उस टाइम पे दूसरा स्कल ये जो स्कल है वो आपको मिला है। कैस्पर जो है वो सब कुछ याद कराता है करता है। वो बताते हैं कि किस तरह से बहुत सारे लोग मारे गए थे, किस तरह से जो है घर जला दिए गए थे, लोगों को भागने के लिए मजबूर कर दिया गया था। वो रिपीट करता है इन चीजों को बार बार, क्या ग्रेट विक्ट्री, इस ग्रेट विक्ट्री को वो रिपीट करता है। तो ही कांट एक्सप्लेन व्हाई इट वाज सो ग्लोरियस। मतलब वहां उस बैटल में बहुत सारा लॉस हुआ था, फिर भी वो एक ग्रेट विक्ट्री मानी जा रही है, और वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा था कि जहाँ इतने सारे लोग मारे मारे गए, उनका डेथ हो गया, तो इस विक्ट्री को आप ग्लोरियस कैसे बोल सकते हो? The children wonder why killing and burning could be good. अब चिल्ड्रन यहाँ बच्चे सोच रहे हैं कि क्यों जलाना मारना ये सब अच्छा कैसे है, बट कैस्पर जो है वो सिर्फ एक बात रिपीट कर रहा होता है, what he has heard, that it was a famous victory. And the poem here ends with Casper's sad acceptance of tragedy disguised as glory. एनालिसिस और क्रिटिकल अप्रिसिएशन। तो देखो इसकी थीम की अगर बात करें तो जो पोएट्री है ये वॉर को क्रिटिसाइज करती है, किस तरह से जो सोसाइटी है वो वॉर को एक ग्लोरीफाई बैटल बता रही है, बिना ये परवाह किए दैट कि ऑर्डिनरी लोग जो है वो कितना सफर कर रहे हैं। एंड इट शोज द आयरनी। आयरनी बताता है यहाँ पे कि जब हर लोग जो है यहाँ पे विक्ट्री को प्रेज कर रहे हैं, ग्रेट विक्ट्री को प्रेज कर रहे हैं, येट कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि वो जो हॉरर है, वो जो बैटल है वो इतना अच्छा ग्लोरियस क्यों है। ओल्ड कैस्पर जो है यहाँ पे सिर्फ एक लाइन रिपीट करता है, टू अस अ फेमस विक्ट्री। ये शो करता है, क्या पोर्ट्रे करता है, दैट कितना ब्लाइंड ट्रेडिशन है जो कि वायलेंस को सेलिब्रेट कर रहा है। टोन एंड मूड, तो काम और कन्वर्सेशनल मूड है इसका, बट डीपली आयरॉनिक और सैड है ये। चिल्ड्रन का जो इनोसेंट क्वेश्चन है हाईलाइट हाउ वॉर मेक्स नो सेंस। जो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस तरह से कि कैसे इतने टेरिबल चीज को आप कह सकते हो कि एक मतलब कैसे ये अच्छा चीज हो गया जहाँ पे इतने लोग मारे गए। तो एक तरह से ये एक चीज हाईलाइट करता है, दैट इज कि वॉर का कोई सेंस ही नहीं है। इमेजरी एंड लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज क्या है, दैट इवन चिल्ड्रन कैन अंडरस्टैंड। ये इसमें का जो लैंग्वेज है बहुत ही ईजी है कि बच्चे भी समझ सकते हैं। विविड इमेजेस में दिया है, स्कल्स इन द ग्राउंड, बर्निंग कॉटेजेस, होमलेस पीपल, ये सब इमेजेस यहाँ पे प्रोवाइड किए गए। रिपीटेशन हुआ है टू अ फेमस विक्ट्री, इस लाइन का जो कि एक आयरनी क्रिएट करती है एंड शोज अनथिंकिंग एक्सेप्टेंस। मतलब बिना सोचे समझे हाँ वो जो विक्ट्री है वो ग्लोरियस है। स्ट्रक्चर बैलेट फॉर्म में है, ये शॉर्ट स्टैंजास है विद राइम स्कीम, मेकिंग इट मेमोरेबल। डायलॉग्स जो है कैस्पर और उसके बच्चों की मतलब उसके ग्रैंड चिल्ड्रन के बीच में हुआ है, ड्राइव द नैरेटिव। क्रिटिकल अप्रिसिएशन होता है, साउदे जो है स्किलफुली यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट यूज किया उन्होंने इनोसेंस और एक्सपीरियंस का। जो पोम है ये बहुत सारे दिखाते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं आइडियाज को बिना क्वेश्चन किए हुए कि ये वॉर में जो लोग मारे गए उनका क्या।
आप कैसे कह सकते हो कि जो वॉर है वो ग्लोरियस है? ये सब इस पोइट्री में, ठीक है। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ द एंटी वॉर पोएट्री इन इंग्लिश लिटरेचर, लैंग्वेज बोल रही हूँ मैं। The poem's message still resonates today, warning us not to glorify war blindly. अब इसके पोएटिक डिवाइसेस की अगर बात करें तो इमेजरी का यूज हुआ है, आयरनी का यूज हुआ है, रिपीटेशन हुई है, डायलॉग्स है इसमें, मतलब कॉन्वर्सेशन हो रही है ना बच्चों के बीच में, जो ग्रैंड चिल्ड्रन और कैस्पर के बीच में, कॉन्ट्रास्ट हुआ है, सिंबलिज्म क्या हुआ है। देखो मैं इन सब चीजों को इतनी बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे फिर से इन सब चीजों को फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत है। इस पोएट्री में क्या हुआ है वो देख लो। सिंबलिज्म जो है, स्कल को सिंबलाइज किया गया, फॉरगेटन ह्यूमन कॉस्ट ऑफ वॉर। कॉन्ट्रास्ट क्या है, ह्यूमन के इनोसेंस वर्सेस यहाँ पे ओल्ड मैन का एक्सेप्टेंस दिखा है, पीसफुल प्रेजेंस है, वायलेंट पास्ट है, डायलॉग यूज हुए हैं, रिपीटेशन हुआ है इस लाइन का, आयरनी यूज हुई है यहाँ पे, बार बार हम लोग आयरोनिकली पढ़ रहे हैं, इमेजरी का यूज हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे आ जाता है प्रोसोडी एंड राइमिंग स्कीम। तो ये क्या होता है, एक पोएम का रिदम होता है, मीटर होता है और साउंड होता है। मीटर क्या होता है, मोस्टली रिटन अल्टरनेटिंग आयामिक टेट्रामीटर, आयामिक ट्राईमीटर। इसका जो पैटर्न है ये एक सिंग सॉन्ग बैलेड लाइक रिदम है। राइम स्कीम क्या है, तो हर एक स्टेंजा जो है ए बी राइम स्कीम फॉलो कर रहा है। फर्स्ट और थर्ड लाइंस जो है राइम करती है और सेकंड और फोर्थ लाइन राइम करती है। क्लियर है। बैलेड फॉर्म क्या है, शॉर्ट रेगुलर स्टेंजास। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रहा तो मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि ये है ए, ये है बी, एंड देन ए और बी। मतलब इन ये दोनों ए और बी जो है ये दोनों राइम करिए, और ये जो बी और बी है ये दोनों राइम करिए। ए ए यानी फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन से राइम करिए, और सेकंड लाइन लास्ट फोर्थ लाइन से राइम कर रही है। क्लियर। नैरेटिव स्टाइल सिंपल लैंग्वेज में है। इसमें नैरेटिव स्टाइल क्या है, स्टोरी बता रहे हैं। क्लियर है। So besties, now this is the end of this session along with this blog. So I hope this session was helpful for you. If yes, then kindly like, share, comment, and subscribe this channel. And yes, don't forget to click the bell icon. Furthermore, you can join my Telegram channel. There you will keep updated with the notices of IGNOU. And now we will meet in our next session. Until then, take care, goodbye, and keep smiling.